हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ताम्र पाषाण काल पढ़ना शुरू किया था। अब उसी क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे पढ़ना। ताम्र पाषाण काल। पिछली क्लास में हम लोगों ने ताम्र पाषाण काल के कुछ स्थल पढ़ लिए थे। अब थोड़ा सा एक बार उसको रिकैप करते हैं और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो ताम्र पाषाण काल के जो स्थल थे वो ज्यादातर मध्य भारत में या पश्चिम भारत में या दक्षिण भारत में मिले थे। तो कौन से स्थल पुराने हैं और कौन से स्थल नए हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं। तो जो मध्य भारत के स्थल हैं वो सबसे पुराने हैं और पश्चिम भारत के उसके बाद के हैं और दक्षिण भारत के भी उसके बाद के हैं, और सबसे नए जो स्थल हैं वो पूर्वी भारत में मिलते हैं। तो चलिए लिखते हैं, ताम्र पाषाण काल के स्थल, ताम्र पाषाण काल के मध्य भारत के स्थल ताम्र पाषाण काल के मध्य भारत ताम्र पाषाण काल के मध्य भारत के स्थल सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन है। उसके बाद पश्चिम भारत तथा दक्षिण भारत के स्थल आते हैं। पूर्वी भारत तथा पूर्वी भारत तथा पश्चिम बंगाल के स्थल सबसे नवीन है। तो जो ताम्र पाषाण काल है, चालकोलिथिक पीरियड, इसके जो मध्य भारत के स्थल है, मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश का जो एरिया है मध्य भारत, उसके स्थल सबसे पुराने हैं। उसके बाद पश्चिम भारत के आते हैं। पश्चिम भारत मतलब महाराष्ट्र के जो स्थल हैं वो पश्चिम भारत में आते हैं। मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो हिस्सा आएगा वो मध्य भारत में आएगा। पश्चिम भारत मतलब महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत, दक्षिण भारत मतलब कर्नाटक केरल जो भी है वो स्थल आते हैं। दक्षिण भारत मतलब कर्नाटक, ये सब के स्थल आते हैं। और पूर्वी भारत मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो जो ताम्र पाषाण काल के मध्य भारत या मध्य प्रदेश के स्थल हैं वो सबसे प्राचीन है, और पश्चिम भारत जो महाराष्ट्र के स्थल हैं वो उसके बाद के हैं। और पूर्वी भारत मतलब उत्तर प्रदेश बिहार और पश्चिम बंगाल के जो स्थल हैं वो सबसे नवीन है। तो ये क्रम है, पहले मध्य भारत के स्थल आएंगे, फिर पश्चिम भारत के स्थल, और सबसे नए जो स्थल हैं वो पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के स्थल हैं। इस तरह से ये इस स्थलों का टाइम पीरियड है ये। अब आगे, ताम्र पाषाण काल की बस्तियां कहाँ कहाँ पर मिली थी? ताम्र पाषाण काल की बस्तियां ताम्र पाषाण काल की बस्तियां पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत,
में पाए गए हैं। जो ताम्र पाषाण काल की बस्तियां हैं वो पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, और पश्चिमी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से, पूर्वी राजस्थान, राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है, दक्षिण भारत, कर्नाटक वगैरह का एरिया, और पूर्वी भारत में पाए गए हैं। तो इस तरह से ताम्रपाषाण काल की बस्तियां पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत में पाए गए हैं। तो चलिए आगे राज्य वाइज देखते हैं कौन से किस राज्य में मिले। राज्य ताम्रपाषाणकालीन स्थल, ताम्रपाषाणकालीन स्थल। कौन से राज्य में कौन से ताम्रपाषाणकालीन स्थल है? पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें, मध्य प्रदेश में स्थल जो है वो एरण, कायथा, एरण, कायथा, नवदा टोली, मालवा, ये सब मध्य प्रदेश के स्थल हैं। मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाणकालीन स्थल एरण, कायथा, नवदा टोली, मालवा, ये सब ताम्रपाषाण काल के हैं। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणकालीन स्थल जोरवे, दायमाबाद, नेवासा, जोरवे, दायमाबाद, नेवासा, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश, नासिक। तो ये सब ताम्रपाषाणकालीन स्थल महाराष्ट्र के हैं, जैसे जोरवे, दायमाबाद, नेवासा, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक। अगले स्थल है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के जो स्थल हैं जैसे अतरंगी खेड़ा, विंध्य क्षेत्र, अतरंगी खेड़ा, विंध्य क्षेत्र, खैराडीह, नरहन, ये उत्तर प्रदेश के स्थल हैं। अतरंगी खेड़ा, विंध्य क्षेत्र, खैराडीह, नरहन, आलमगीरपुर, ये सभी उत्तर प्रदेश के स्थल हैं। अब बिहार के स्थल देखते हैं कुछ। चिरांद, सेनुआर, ताराडीह, चिरांद, सेनुआर, ताराडीह, सोनपुर, ये सभी बिहार के स्थल हैं। अब पश्चिम बंगाल के कुछ स्थल हैं। तो जो बिहार के स्थल हैं वो है चिरांद, सेनुआर, ताराडीह, सोनपुर, और पश्चिम बंगाल के हैं पांडुराजार डीबी, महिषदल, पांडुराजार डीबी, महिषदल, वीरभूमि, मिदनापुर, वीरभूमि, मिदनापुर
और वर्धमान। तो इस तरह से ये ताम्र पाषाण काल के कुछ राज्य वाइज स्थल है। मध्य प्रदेश के एरण, कायथा, नौदा, टोली, मालवा। और महाराष्ट्र के जो स्थल है उसमें है जोरवे, दायमाबाद, नेवासा, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश, नासिक। और उत्तर प्रदेश के हैं अतरंगी खेड़ा, विंध्य क्षेत्र, खैराडीन, नरहन, आलमगीरपुर, और एक आध और है उसको लिख लेते हैं, बुलंदशहर। बुलंदशहर। और बिहार के स्थल है चिरांद, सनुआ, ताराडीह, सोनपुर। पश्चिम बंगाल के पांडुराजार डीबी, कुछ कोई लोग इसे पांडुराजार डीबी भी कहते हैं। तो पांडुराजार डीबी, महिषदल, वीरभूमि, मिदनापुर, वर्धमान। ये इस तरह से कुछ ताम्र पाषाण कालीन ये स्थल है राज्य वाइज। अब आगे पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ताम्र पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। एक पूर्व हड़प्पा स्थल। ताम्र पाषाण काल के स्थल 3 भागों में थे। पहले एक पूर्व हड़प्पा स्थल थे जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के थे। कुछ स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के समय के थे और कुछ स्थल उत्तर हड़प्पा सभ्यता के थे। तो अब ये देखते हैं कि कौन से स्थल पूर्व हड़प्पा काल के हैं, कौन हड़प्पा काल के हैं, कौन उत्तर हड़प्पा काल के हैं। तो ताम्र पाषाण काल की संस्कृतियों का वर्गीकरण। पूर्व हड़प्पा का ताम्र पाषाण काल की संस्कृतियों का वर्गीकरण। पहला, पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृतियां। पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां। पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां। तो ये ऐसी सभ्यता थी, ये ऐसी संस्कृतियां हैं ताम्र पाषाण काल की जब हड़प्पा सभ्यता आ गई थी, उसके पहले ये संस्कृतियां विकसित हो गई थी और इन्हीं संस्कृतियों ने हड़प्पा सभ्यता को विकसित किया था। तो जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के पहले जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां आई उनको पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्र पाषाण संस्कृतियां कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी आएंगी? इसमें पहली है कालीबंगा। पहला स्थल है पूर्व हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक स्थल, ऐसे लिखते हैं, सांस्कृतिक स्थल। इसमें पहला है कालीबंगा, राजस्थान। दूसरा गणेश्वर, राजस्थान। ये राजस्थान की 2 संस्कृतियां हैं। ये 2 संस्कृतियां हैं राजस्थान की, एक कालीबंगा और एक गणेश्वर। ये हड़प्पा सभ्यता से पहले विकसित हुई थी और ये कालीबंगा बाद में हड़प्पा सभ्यता का शहर बन गया था। कोट दीजिए, ये पूर्व हड़प्पा संस्कृति का स्थल है। ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है ये मुख्यतः। स्थल है आमरी। ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही है। कालीबंगा राजस्थान, गणेश्वर राजस्थान, कोट दीजी सिंध प्रांत पाकिस्तान और आमरी प्रांत पाकिस्तान में है। हड़प्पा कालीन ताम्र पाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल। हड़प्पा कालीन ताम्र पाषाण
ताम्रपाषाण काल के सांस्कृतिक स्थल। जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उस समय भी ताम्रपाषाण काल के कुछ स्थल थे। एक तरफ कुछ इलाकों में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता विद्यमान थी और कुछ इलाकों में ताम्रपाषाण काल विद्यमान था। मतलब पिछले इसमें था कि हड़प्पा सब संस्कृति थी ही नहीं, केवल ताम्रपाषाण काल था। इसमें कुछ इलाकों में ताम्रपाषाण संस्कृति थी और कुछ इलाकों में हड़प्पा संस्कृति थी। ये समय जो था इसमें कौन कौन सी संस्कृतियां हैं कि हड़प्पा सभ्यता भी चल रही है और ताम्रपाषाण काल की संस्कृति भी चल रही है। उसके स्थल जो है इसमें है पहला हड़प्पा ताम्रपाषाण काल के सांस्कृतिक स्थल जो है इसमें पहला है कायथा, मध्य प्रदेश। कायथा मध्य प्रदेश का जो स्थल है ये हड़प्पा कालीन है। और अगला स्थल है गणेश्वर राजस्थान। इसका टाइमिंग था 2200 से 2800 ईसा पूर्व। अरे 2800 से 2200 ईसा पूर्व। और हड़प्पा सभ्यता का काल है 2350 ईसा पूर्व। मतलब ये उसी के साथ साथ चल रही है ये सब संस्कृति जो है गणेश्वर राजस्थान की। और कायथा मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है इसका समय है 2000 से 1800 ईसा पूर्व। 2000 से 1800 ईसा पूर्व। तो गणेश्वर राजस्थान की 2800 से 2200 ईसा पूर्व। हड़प्पा संस्कृति का काल जो है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। तो ये इनका समय भी हड़प्पा कालीन ताम्रपाषाण काल के जो सांस्कृतिक स्थल है उनके समय का ही है। तो ये पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रपाषाण काल के जो सांस्कृतिक स्थल है वो हड़प्पा सभ्यता के पहले के जो है उसमें कालीबंगा राजस्थान, गणेश्वर राजस्थान, कोटडीजी सिंध प्रांत पाकिस्तान, आमरी सिंध प्रांत पाकिस्तान। और हड़प्पा कालीन हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ जो ताम्रपाषाण काल के स्थल है इसमें कायथा मध्य प्रदेश है और गणेश्वर राजस्थान है। गणेश्वर राजस्थान इसमें भी है पूर्व हड़प्पा काल। थोड़ा इसका समय पूर्व हड़प्पा काल का है और बाकी समय जो इसका है 2350 ईसा पूर्व से वो हड़प्पा कालीन है। तो ये दोनों में गिना जाएगा। इस तरह से ये कुछ स्थल है। हड़प्पा से बिल्कुल हड़प्पा से कोई संबंध नहीं। बिल्कुल स्वतंत्र संस्कृतियां। और कुछ ऐसी भी संस्कृतियां मिली है जिनका हड़प्पा सभ्यता से कहीं से लेकर कोई संबंध नहीं है। पीछे हमने देखा कि कुछ संस्कृतियां थी वो हड़प्पा से पहले की थी, कुछ हड़प्पा से संबंधित थी और कुछ ऐसी भी हैं जिनका हड़प्पा से कोई संबंध नहीं है। इसमें पहली है मालवा संस्कृति। ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जो संस्कृति थी वो मालवा संस्कृति है। इसका समय जो था वो 1700 से 1200 ईसा पूर्व था। 1700 से 1200 ईसा पूर्व की जो मालवा संस्कृति है ताम्रपाषाण काल की, इसका हड़प्पा से कोई संबंध नहीं है। ये जो मालवा संस्कृति है ये नगदा टोली, नगदा, नवदा टोली, एरण आदि में पाई गई है। अगली संस्कृति है जोरवे संस्कृति। इसका भी हड़प्पा संस्कृति से कोई संबंध नहीं है और इसका समय 1400 से 700 ईसा पूर्व था। और जोरवे संस्कृति जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र में विस्तृत थी। पश्चिमी महाराष्ट्र में विस्तृत।
और अगली संस्कृतियां हैं विंध्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में विस्तृत संस्कृति। और उत्तर प्रदेश में जो विकसित संस्कृति है ताम्रपाषाण काल, वो भी हड़प्पा से कोई संबंध नहीं है उसका। और पूर्वी भारत की संस्कृति जो है, पूर्वी भारत मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश, अभी पीछे हमने देखा है संस्कृतियां ये बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सब की जो संस्कृतियां हैं इनका भी हड़प्पा से कोई संबंध नहीं। और अगली संस्कृतियां हैं दक्षिण भारत की संस्कृतियां। ये हड़प्पा से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, ऐसी ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियां हैं। पहली है मालवा संस्कृति, ये मुख्यतः मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो जिले हैं उसमें। और अगली है जोरवे संस्कृति, 1400 से 700 ईसा पूर्व, ये महाराष्ट्र में विस्तृत है। और विंध्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में जो विस्तृत संस्कृति है। और पूर्वी भारत की संस्कृति बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की। और दक्षिण भारत की जो संस्कृतियां हैं इनका हड़प्पा से कोई संबंध नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र संस्कृतियां हैं। तो ये स्थल है जो ताम्रपाषाण काल के स्थल हो गए। अब ताम्रपाषाण काल के बाद कौन सा काल आएगा? तो ताम्रपाषाण काल के बाद ताम्र युग आता है उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में ताम्र युग नहीं आता, केवल लव काल आएगा सीधा। तो लिखते हैं ताम्रपाषाण काल के बाद उत्तर भारत में ताम्र युग आता है। जबकि दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण युग के बाद लौह युग आता है। तो जो ताम्रपाषाण काल के बाद उत्तर भारत, जो भारत का ऊपरी हिस्सा है, उसमें ताम्र युग आता है, और दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण युग के बाद लौह युग आता है। अब आगे देखते हैं ताम्रपाषाण युग की विशेषताएं। ताम्रपाषाण युग की विशेषताएं। पहला है पशुपालन। तो जो ताम्रपाषाण युग के लोग थे ये पशुपालन करते थे, और इनके टाइम पशुपालन व्यापक पैमाने पर होने लगा था। ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन मुख्यतः मांस के लिए करते थे, ना कि दूध के लिए। तो जो ताम्रपाषाण युग के लोग हैं जो पशुपालन करते थे, ये मुख्यतः मांस के लिए करते थे, ये दूध का इनसे कोई मतलब नहीं था। जैसे आजकल हम लोग पशु पालते हैं दूध के लिए, तो ताम्रपाषाण युग के लोग थे मुख्यतः मांस के लिए पशु पालते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग ताम्रपाषाण युग के लोग भेड़, बकरी, सूअर, गाय आदि पशुओं को पालते थे। आदि पशुओं को पालते थे। तो जो ताम्रपाषाण युग के लोग थे वो भेड़, बकरी, सूअर, गाय आदि पशुओं को पालते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग
ताम्र पाषाण युग के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ताम्र पाषाण युग के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ये लोग घोड़े से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। कहीं कहीं पे घोड़े के एक गधे टाइप के प्रमाण मिले, जैसे गधा होता है घोड़े से छोटा जानवर, लेकिन घोड़े के कहीं से ऐसा पता नहीं चला है कि लोग घोड़े से परिचित थे। ताम्र पाषाण युग के लोग गोमांस खाते थे तथा सुअर का मांस बहुत कम खाया जाता था। तो ताम्र पाषाण युग की पहली विशेषता है पशुपालन। जो ताम्र पाषाण युग के लोग थे वो मुख्यतः मांस के लिए पशुओं को पालते थे, दूध के लिए नहीं पालते थे। जैसे आजकल हम लोग दूध के लिए पशुओं को पालते हैं, ये दूध के लिए नहीं पालते थे, केवल मांस के लिए पालते थे। और ताम्र पाषाण युग के लोग भेड़, बकरी, सुअर, गाय आदि जो भी पशु होते हैं पालतू, उनको पालते थे। और ताम्र पाषाण युग के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। और ताम्र पाषाण युग के लोग गोमांस खाते थे और सुअर का मांस बहुत कम खाते थे, ये गोमांस ज्यादा बड़ी मात्रा में खाते थे। अगली विशेषता है कृषि। कृषि में ये क्या करते थे? जो ताम्र पाषाण युग के लोग हैं ये कृषि भी करते थे। तो ताम्र पाषाण युग के लोग ज्वार, बाजरा, चावल मतलब धान, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं आदि की खेती करते थे। ताम्र पाषाण युग के लोग ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं आदि की खेती करते थे। और भारत का जो नक्शा है, जैसे इसमें जो ये हिस्सा है इसे पूर्वी भारत कहा जाता है। ये पूर्वी भारत है ये सब। और इधर का हिस्सा जो है ये पश्चिमी भारत है। ये है पश्चिमी भारत। जो इधर का हिस्सा है ये पूर्वी भारत है और इधर का पश्चिमी भारत है। तो पूर्वी भारत के जो लोग थे वो चावल उपजाते थे, जैसे आजकल भी पश्चिम बंगाल वगैरह में चावल उपजाया जाता है, वैसे पूर्वी भारत के लोग चावल उपजाते थे। और पश्चिमी भारत जो है यहाँ के लोग ज्वार, बाजरा आदि उपजाते थे। तो पूर्वी भारत के लोग चावल उपजाते थे, जबकि पश्चिमी भारत के लोग गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि उपजाते थे। तो जो पूर्वी भारत के लोग हैं वो चावल उपजाते थे। आजकल भी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, पश्चिम बंगाल, बिहार वगैरह में या झारखंड, इन सब में लोग चावल ज्यादा उपजाते हैं। और पूर्वी भारत, राजस्थान, महाराष्ट्र सब थोड़े सूखे एरिया थे, तो यहाँ ज्यादा मात्रा में चावल उपजाया नहीं जा सकता था, तो यहाँ लोग गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि उपजाते थे। और एक स्थान है नवदा टोली के लोग बेर तथा अलसी उपजाते थे। नवदा टोली जो स्थल है यहाँ से बेर तथा अलसी उपजाए जाने का भी प्रमाण मिला है। और जो दक्कन की काली कपास मिट्टी है, दक्कन की
काली कपास काली मिट्टी, ऐसे लिखते हैं। दक्कन की काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता था। और दक्कन की जो काली मिट्टी है, ये दक्कन का एरिया है, यहाँ पर ये दक्कन का क्षेत्र, महाराष्ट्र वगैरह के आसपास का जो क्षेत्र है वो दक्कन का क्षेत्र है। दक्कन की काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता था। और दक्कन के दक्षिणी भाग में बाजरे का उत्पादन होता था। जो दक्कन का दक्षिणी भाग है वहां बाजरे का उत्पादन होता था। और जो पूर्वी भारत है, यहाँ से तांबे की बनी हुई बंसी मिली है, जैसे मछली पकड़ने के लिए जो कांटे होते हैं वो भी मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि शायद पूर्वी भारत में लोग मछली भात खाते थे, जैसे आजकल लोग खाते हैं। पूर्वी भारत मेनली पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत से तांबे की वंशी, या इसी का मतलब होता है कांटे, मिले, जिनका उपयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता था। मछली पकड़ने के लिए किया जाता था। अर्थात पूर्वी भारत के लोग मांस और मछली खाते थे। तो ये कृषि के बारे में है ताम्रपाषाण काल के। तो ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे वो ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं आदि की खेती करते थे। और पूर्वी भारत के लोग चावल का उत्पादन करते थे, ये पूर्वी भारत है। और जबकि पश्चिमी भारत के लोग गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि उपजाते थे। यहाँ पानी कम होता था तो यहाँ लोग गेहूं, ज्वार, बाजरा उपजाते थे। और पूर्वी भारत में ज्यादा बड़ी मात्रा में पानी मिलता है, इसलिए लोग यहाँ पे चावल उपजाते थे। और नवदा टोली के लोग जो है, नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थल है, यहाँ के लोग बेर तथा अलसी उपजाते थे। और दक्कन की काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता था। आज भी काली मिट्टी में कपास का ही उत्पादन होता है, उस समय भी दक्कन की काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है। और दक्कन के दक्षिणी भाग में बाजरे का उत्पादन होता था। ऊपरी हिस्से में यहाँ पर कपास का उत्पादन होता था और निचले हिस्से में बाजरे का उत्पादन होता था। पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत से यहाँ से तांबे की वंशी कांटे मिले हैं, जिसका उपयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता था। अर्थात पूर्वी भारत के लोग मांस और मछली खाते थे। इससे हमें पता चलता है कि शायद पूर्वी भारत के लोग मांस और मछली खाते थे। आज भी जैसे लोग पूर्वी भारत के लोग मांस और मछली खाते हैं, तो ऐसे ताम्रपाषाण काल में भी था। तो अगली विशेषता है निवास स्थान। निवास स्थान कैसा था ताम्रपाषाण युग के लोगों का, ये हमें देखना है। ये ताम्रपाषाण युग के लोग भी जैसे नवपाषाण काल के लोग घर बनाकर रहते थे वैसे ही रहते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग पकी ईंटों से परिचित नहीं थे। पकी ईंटों से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण काल के लोग पकी ईंटों से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण काल के लोग कच्ची ईंटों के घर बनाकर रहते थे। बनाकर रहते थे।
ताम्र पाषाण काल के लोग कच्ची ईंटों के घर बनाकर रहते थे। और एक स्थल है ताम्र पाषाण काल का, उसका नाम है आहार। अभी पीछे हम लोगों ने देखा था कि आहार स्थल राजस्थान में था। तो आहार के लोग, अगला पहले ये देखते हैं, ताम्र पाषाण युग के घरों में घर ईंटों के तथा घर पर छप्पर रहता था। घर पर तथा घर की छत फूस के छप्पर से बनी होती थी। फूस के छप्पर से बनी होती थी। ताम्र पाषाण युग के घर ईंटों के तथा घर की छत फूस के छप्पर की बनी होती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ अपवाद भी है। यहाँ का एक स्थल है आहार, वहां के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे। आहार राजस्थान के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। पत्थर के बने घरों में रहते थे। तो आहार संस्कृत जो राजस्थान के लोग हैं वो पत्थर के बने घरों में रहते थे। तो ताम्र पाषाण काल का जो निवास स्थान है, ताम्र पाषाण काल के लोग पक्की ईंटों से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे और ये कच्ची ईंटों के घर बनाकर रहते थे। जैसे कच्ची ईंटें होती है उनके घर बनाकर रहते थे। और इसमें एक चीज और लिख लेते हैं, ज्यादातर घर ईंट थोप कर बनाए जाते थे। ज्यादातर घर मिट्टी थोप कर बनाए जाते थे। मिट्टी थोप कर बनाए जाते थे। जैसे पुराने समय में होता था, लोग घर बनाते थे, उसके आसपास मिट्टी थोपते चले जाते थे, बस घर बन जाता था। तो ताम्र पाषाण काल के लोग ज्यादातर मिट्टी थोप देते थे घरों के आसपास, बस उनका घर बन जाता था। और ताम्र पाषाण युग के घर ईंटों के तथा घर की छत, घर जो है ये कच्ची ईंटों के, घर कच्ची ईंटों के तथा घर की छत फूस के छप्पर से बनी होती थी। तो एक कच्चा घर बनाते थे, इनकी जो दीवारें होती थी उसको मिट्टी थोपते रहते थे और दीवारें बन जाती थी। बाद में ऊपर छप्पर डाल दिया जाता था, बस इनके घर बन जाते थे। लेकिन जो ये अपवाद है इसका, आहार राजस्थान के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे, ये कच्चे घर बनाकर नहीं रहते थे। ये कुछ विशेषताएं हैं ताम्र पाषाण काल की। अगली विशेषताएं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब इसके आगे की विशेषताएं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब इसके आगे ताम्र पाषाण काल को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।